नमस्कार। एमए हिंदी के कार्यक्रम के पाठ्यक्रम एमएचडी 4 यानी नाटक और अन्य गद्य विधाओं से संबंधित इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है कलम का सिपाही, अंतर्वस्तु और संरचना। कलम का सिपाही हिंदी के प्रख्यात कथाकार प्रेमचंद की जीवनी है, जो उनके छोटे बेटे अमृत राय ने लिखी थी। कलम का सिपाही यानी कि आप जानते हैं कि एक लेखक कलम से लिखता है और इसलिए उनको कलम का सिपाही कहा गया है। एक और लेखक मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जो जीवनी लिखी थी उसका नाम उन्होंने दिया था कलम का मजदूर। तो कलम का सिपाही कहें या कलम का मजदूर कहें, यहाँ तात्पर्य है प्रेमचंद का, जिन्होंने अपने लेखन के द्वारा हिंदी और उर्दू लेखन को, ख़ास तौर पर कथा साहित्य को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया था। प्रेमचंद का जीवन जो है वो बहुत लंबा उनको जीवन नहीं मिला था। 1880 में वो पैदा हुए थे और 1936 में यानी कि केवल 56 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हो गया था। वे बनारस के पास एक आजमगढ़ की तरफ जाने वाली सड़क पर 4 मील दूर, करीबन 6-7 किलोमीटर दूर लमही गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ था और प्रेमचंद ने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। शुरू में उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी भी की थी, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने 1920-21 में नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद में उन्होंने पत्रकारिता को अपना लिया था। उन्होंने हंस नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली थी, जो उनकी मृत्यु के बाद में भी उनके बेटों द्वारा निकाली जाती रही। इसी तरह से उन्होंने जागरण नाम का एक अखबार भी निकाला था और उस अखबार के माध्यम से भी उन्होंने अपने विचारों का और अपने समय और समाज के बारे में कहना चाहिए कि बहुत सारी बातें वो इन दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। हंस साहित्यिक पत्रिका थी और उसमें हिंदी लेखकों, उर्दू लेखकों की रचनाएं छपा करती थी और अनुवाद भी छपा करते थे। तो इस तरह से प्रेमचंद जो है वो एक पत्रकार भी थे, एक लेखक थे, कथाकार थे। कहानियाँ बहुत लिखी है, 300 के करीब उन्होंने कहानियाँ लिखी। उन्होंने 12 से अधिक उपन्यास लिखे। 1901 के आसपास उन्होंने लेखन शुरू किया था। पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में भी लिखने लगे। तो वो एक तरह से हिंदी और उर्दू दोनों के लेखक माने जाएंगे। वो केवल हिंदी के लेखक नहीं थे या केवल उर्दू के नहीं थे। उनकी आरंभिक शिक्षा जो है वो फारसी में हुई थी और उसके बाद में उन्होंने अंग्रेजी भी पढ़ी थी। तो इस तरह से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी, इन चारों भाषाओं में उन्होंने अध्ययन किया था और इन भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। लेकिन उन्होंने लेखन जो है वो उर्दू और हिंदी में किया था। जिस समय 1936 में प्रेमचंद की जब मृत्यु हुई थी, उस समय उनके दूसरे बेटे यानी अमृत राय जो है वो केवल 15 वर्ष के थे। उनकी पत्नी यानी कि अमृत राय की माँ जो है शिवरानी देवी, वो बहुत समय बाद तक जीवित रही। जिस समय अमृत राय ने अपने पिता की आत्मकथा लिखी थी उस समय भी उनकी माताजी जीवित थी और उसके अलावा बहुत सारे लोग भी थे जो प्रेमचंद के संपर्क में रहे, प्रेमचंद से जिनकी मुलाकातें होती रही, प्रेमचंद से जिनका पत्र व्यवहार हुआ, प्रेमचंद के पत्र पत्रिकाओं में जो छपे, इस तरह के बहुत सारे लोग थे और इस तरह से उन्हें काफ़ी सामग्री उन्हें प्राप्त हुई और उसके माध्यम से उन्होंने कलम का सिपाही नामक ये जीवनी उन्होंने लिखी। प्रेमचंद इस तरह के लेखक थे जो अपना आत्म प्रचार करने में विश्वास नहीं करते थे। वो अपने बारे में उन्होंने बहुत कम लिख कर छोड़ा था। अगर कभी किसी ने पूछा भी उनको उनके जीवन के बारे में, तो उन्होंने संक्षेप में थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बताते नहीं थे। लेकिन कुछ चीज़ें हम जानते हैं, जैसे प्रेमचंद ने जो है शिवरानी देवी से विवाह किया था। वो शिवरानी देवी बाल विधवा थी।
तो प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से स्त्री के उद्धार की जो आवाज़ उठाई थी, वो आवाज़ दरअसल उन्होंने अपने जीवन में भी उसे लागू किया। उन्होंने उस समय 1904 में उन्होंने शिवरानी देवी से विवाह किया था, और 1904 में, आज से मतलब 116 साल पहले, उन्होंने ये साहस दिखाया था कि वो एक विधवा से विवाह कर सके। तो इस तरह से प्रेमचंद का जीवन, प्रेमचंद ने महात्मा गांधी के कहने पर, आह्वान पर नौकरी छोड़ दी थी। शिवरानी देवी जो है वो कांग्रेस की सदस्य थी और कई बार धरने वगैरह में बैठी थी और शायद जेल भी गई थी। प्रेमचंद ने राजनीतिक आंदोलन पर सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, लेकिन उनका पूरा लेखन जो है वो राजनीतिक लेखन है, वो सामाजिक लेखन है। उन्होंने अपने समय के जो आज़ादी का आंदोलन है उसकी अगर सर्वोत्तम अभिव्यक्ति किसी में देखनी हो तो वो प्रेमचंद में दिखाई देगी। प्रेमचंद 1936 यानी कि आज़ादी से 11 साल पहले उनका देहावसान हो गया, लेकिन उन्होंने 1936 तक के समय में जो राजनीतिक आंदोलन था देश में, उस राजनीतिक आंदोलन पर उन्होंने लिखा। तो आज हम इस अपने कार्यक्रम के अंदर कलम का सिपाही नामक जो आत्मकथा है, उस जीवनी है, उस जीवनी के अंतर्वस्तु और संरचना के बारे में विचार करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, हालांकि इस जीवनी का एक अंश आपके पाठ्यक्रम में है जो बहुत ही उत्कृष्ट अंश है, लेकिन मेरा आप लोगों को ये सुझाव है जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि आप अमृत राय की इस प्रेमचंद की जीवनी को पूरा पढ़ें, अद्यतन पढ़ें, और आपको बहुत सारी न केवल प्रेमचंद के बारे में जानकारी मिलेगी बल्कि प्रेमचंद के अलावा भी उस समय जो घटनाक्रम हो रहे थे, जो चीज़ें को किस रूप में प्रेमचंद देख रहे थे, वो सब चीज़ें हमारे सामने आएगी। हम इसकी अंतर्वस्तु पर चर्चा करने से पहले अमृत राय के एक कथन को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये कथन है, उन्होंने कलम का सिपाही की अपनी भूमिका में लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखाया कि जब उन्होंने ये निश्चय किया कि वो अपने पिता की आत्मकथा, पिता की जीवनी लिखेंगे, तब उनके सामने क्या दुविधा थी और किस तरह से वो उससे निकले, और उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया जिसके द्वारा वो जीवनी लिख सके। उन्हीं के शब्दों में, अमृत राय के शब्दों में, किताब लिखनी जब शुरू हुई तब कितनी ही बार मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं समझ ही न पाता था कि मैं इसमें लिखूंगा क्या, किताब आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। लेकिन जब इसी पीड़ा और उद्वेग में से अचानक यह गुर मेरा हाथ लगा कि जीवन को उसके देश और समाज के जीवन से जोड़कर तो देखो, तब जैसे सारे बंद दरवाजे यकबयक खुल गए और इस अति सामान्य जीवन को एक नया आशय, एक नई अर्थवता मिल गई। आप देखेंगे कि इन्होंने, अमृत राय ने अपनी इस भूमिका में के इस कथन में ये कहा है कि उनके सामने ये स्पष्ट नहीं था कि उन्हें जीवनी किस तरह से लिखनी चाहिए। लेकिन प्रेमचंद जैसा लेखक, जिन्होंने हमेशा अपने समय और समाज के बारे में लिखा और समय और समाज को समझकर लिखा, और न केवल कहानी और उपन्यास लिखा बल्कि लगातार उन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं के लिए अपने समय की घटनाओं पर टिप्पणियाँ लिखी है, उसको अगर उसके जीवन को समझना है तो उस समय और समाज के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। प्रेमचंद को आज़ादी के आंदोलन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्रेमचंद पर आरंभ में गांधी जी का प्रभाव था, प्रेमचंद पर मार्क्सवाद का प्रभाव था, प्रेमचंद पर सोवियत संघ में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका प्रभाव था। तो इस तरह से प्रेमचंद अपनी दीन दुनिया के बारे में बहुत चौकस रहने वाले लेखक थे, और दुनिया में क्या हो रहा है उस पर एक तरह से उनकी गहरी दृष्टि रहती थी, और वह हमेशा उनके साहित्य में व्यक्त हुई। दूसरी चीज़ ये समझने की है कि प्रेमचंद का जो पूरा लेखन है, प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक है जिन्होंने समाज में
अंतर्निहित जो अंतर्विरोध है उनको बहुत गहराई से समझा, और न केवल गहराई से समझा, उनकी सहानुभूति जो है वह हमेशा उत्पीड़ितों के साथ रही, दलितों के साथ रही, उनकी स्त्रियों के साथ रही, उनके जो भी समाज में उत्पीड़क थे उनके विरुद्ध उन्होंने हमेशा उत्पीड़ितों का साथ दिया। और यह पहले लेखक हैं जिनके यहाँ पर हमें इस हद तक, या कहना चाहिए इतने गहराई तक, दलितों स्त्रियों के प्रति सहानुभूति नज़र आती है। और ये इस रूप में प्रेमचंद जो है अपने समय के इसलिए बहुत ही बड़े लेखक माने जाते हैं। तो उनके क्या क्या, उनके अंतर्वस्तु का मतलब है कि उनके क्या क्या विचार थे कलम का सिपाही के माध्यम से, और ख़ास तौर पर उस अंश के बारे में जो अंश आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है इस जीवनी का, उसमें क्या क्या बातें कही गई है उसकी चर्चा हम यहाँ पर आगे कर रहे हैं। प्रेमचंद जो है वो पूंजीवाद के बहुत विरोधी थे। जैसा कि उस समय आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे जो प्रगतिशील लेखक थे, बुद्धिजीवी थे या राजनीतिज्ञ थे, वो पूंजीवाद का विरोध करते थे। वो संपत्ति को सब तरह के झगड़ों की जड़ मानते थे कि ये संपत्ति है, इसके कारण ये भाई भाई से लड़ता है, इसी के कारण जो है देश देश से लड़ते हैं, राष्ट्र उनके बीच में लड़ाई होती है, इसी के कारण स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा होता है। तो ये संपत्ति जो है वो एक तरह से उनका मानना है कि अगर ये संपत्ति का झंझट दुनिया से ख़त्म हो जाए तो एक तरह से दुनिया में शांति, सौहार्द और सद्भाव की भावना फैल सकती है। इस बात को वो एक प्रतीक के माध्यम से कहते हैं। आप जानते हैं कि लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है, तो उसी पर वो उसी के माध्यम से अपनी इस बात को कहते हैं कि संसार आदिकाल से लक्ष्मी की पूजा करता चला आता है, लेकिन संसार का जितना अकल्याण लक्ष्मी ने किया है उतना शैतान ने भी नहीं किया। यह देवी नहीं डायन है। उनका मानना है कि लक्ष्मी यानी कि धन की पूजा करने वाला समाज जो है, और आप जानते हैं कि लगभग सभी समाजों में धन की पूजा होती है, धन ही को सबसे बड़ी चीज़ माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये धन की पूजा जो है समाज में, ये वास्तव में सब तरह के झगड़ों की, सब तरह की गैर बराबरी की, सब तरह के उत्पीड़न की, युद्धों की, जो देश देश के बीच में युद्ध होते हैं उसके पीछे भी यही होता है कि वो अपना राज्य बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों के जो कच्चा माल है उस पर अधिकार करना चाहते हैं, उनके बाज़ार पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। तो इस तरह से उनका कहना है कि ये जो पूंजीवाद है ये जो है बहुत सारे झगड़ों की जड़ है। इसे वो कहते थे महाजनी सभ्यता। उन्होंने महाजनी सभ्यता नाम का एक लेख भी लिखा था जिसमें इस महाजनी यानी पूंजीवादी सभ्यता की उन्होंने बहुत तीखी आलोचना की थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण विचार बिंदु है उनका है वो राष्ट्रीयता संबंधी विचार। आप जानते हैं कि प्रेमचंद बहुत आज़ादी की लड़ाई के बहुत बड़े प्रवक्ता थे। गांधी, नेहरू वगैरह तो आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे, लेकिन रविंद्रनाथ या प्रेमचंद या और बहुत सारे लेखक जो थे वो अपनी कलम के माध्यम से आज़ादी के आंदोलन को एक तरह से प्रोत्साहित कर रहे थे, लोगों को देशभक्ति की भावना उनमें भर रहे थे। लेकिन वो राष्ट्रवादी विचारों के खिलाफ थे, राष्ट्रीयता के खिलाफ थे। वो राष्ट्रीयता को मौजूदा दौर का कोड समझते थे, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि किस तरह से यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद पनप रहा है। हालांकि प्रेमचंद की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। प्रेमचंद की मृत्यु से कुछ साल पहले, करीबन 10-12 साल पहले इटली के अंदर मुसोलिनी शासन में आ चुका था जो फासिस्ट था, और इसी तरह से प्रेमचंद की मृत्यु से 3 साल पहले हिटलर भी शासन में आ चुका था 1933 में। तो वो यूरोप में जो राष्ट्रवाद के नाम पर उभरने वाली ताकतें थी, जो विस्तारवादी थी, जो युद्ध की समर्थक थी, जो अपने देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक तरह से उन पर उत्पीड़न कर रही थी,
आप जानते हैं कि हिटलर ने जर्मनी में 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी थी। तो इस तरह से हालांकि अब बहुत सारा घटनाक्रम प्रेमचंद की मृत्यु के बाद हुआ, लेकिन प्रेमचंद इस उभरते हुए राष्ट्रवाद के बहुत खिलाफ थे। राष्ट्रवाद के खिलाफ गांधी भी थे, जो कि बहुत बड़े देशभक्त थे। राष्ट्रवाद के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, जो बहुत बड़े देशभक्त थे। तो राष्ट्रवाद को और देशभक्ति को हमें हमेशा अलग कर करके देखना चाहिए। इसलिए प्रेमचंद कहते हैं कि राष्ट्रीयता वर्तमान का कोड है, उसी तरह जैसे मध्यकालीन युग का कोड सांप्रदायिकता है। ये जो कथन प्रेमचंद का मैंने आपके सामने अभी पढ़कर सुनाया है, आप देखेंगे कि इसमें दो चीज़ों की आलोचना की है, एक राष्ट्रीयता की और दूसरी सांप्रदायिकता की। राष्ट्रीयता को कोड कहा है, यानी कि वो उनका मानना है कि देशभक्ति और राष्ट्रीयता दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ राष्ट्रीयता से तात्पर्य उनका नेशनलिज्म से है, यानी कि जिसके लिए अब हम राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रवाद का उभार, जैसा मैंने बताया आपको कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उभार ने बहुत तबाही मचाई थी। दूसरा विश्व युद्ध इसी राष्ट्रवाद के कारण हुआ था, जिसमें हिटलर, मुसोलिनी जैसे देशों ने आसपास के देशों पर कब्जा करने की कोशिश की, और उनको रोकने के लिए जो प्रयत्न हुआ उसके कारण करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग भी जो है वो इन युद्धों में मारे गए। तो प्रेमचंद इस बात को समझ चुके थे कि ये जो राष्ट्रवाद है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। किसी देश को गुलाम नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने देश के अंदर एक ऐसी भावना का प्रचार करें जो दूसरे देशों के मुकाबले में अपने को ही सर्वोपरि माने। सभी देशों के लोगों को अपने अपने देश पर गर्व हो सकता है, लेकिन इसी कारण से हम दूसरे देशों से नफरत करें, दूसरे देशों को अपना शत्रु समझें और केवल इस आधार पर समझें चूँकि वह देश जो है हमारा शत्रु है, इसलिए वहाँ के लोग भी हमारे शत्रु हैं। आप देखेंगे कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, प्रेमचंद इसे बहुत खतरनाक समझते थे। न केवल प्रेमचंद खतरनाक समझते थे, जैसा मैंने कहा, रविंद्रनाथ, नेहरू, गांधी और उस समय के बड़े बड़े जो रचनाकार थे वो भी इसे खराब समझते थे, इसे गलत समझते थे। दूसरी चीज़ है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के बारे में उनका विचार था कि यह भी बहुत गलत है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये मध्यकालीन युग का कोड है। मध्यकालीन युग का कोड का मतलब है कि ये धर्म जो है वो दरअसल मध्य युगीन चीज़ है, ये आधुनिक चेतना का अंग नहीं हो सकता धर्म, लेकिन ये एक प्राचीन चीज़ है जो हमारे बीच चली आ रही है। और धर्म के आधार पर दूसरे धर्मावलंबियों से नफरत करना, उन्हें अपने से कमतर आंकना, उनकी हत्या करना, उनके विरुद्ध दंगे करना, ये सब चीज़ें जो है वो प्रेमचंद के समय भी होती थी, और इस सांप्रदायिकता को वो बहुत ही गलत मानते थे और उसका विरोध करते थे। उनका कहना था कि ये सांप्रदायिकता जो है अपने असली रूप में कभी सामने नहीं आती, वो संस्कृति की दुहाई देकर आती है, वो संस्कृति का रूप लेकर आती है। हम भी कहते हैं कि साहब ये हिंदू संस्कृति है या ये मुस्लिम संस्कृति है, ये तो हमारी परंपरा है। हमारी परंपरा होने से कोई चीज़ ठीक नहीं हो जाती है। हमारी परंपरा, जैसे सती प्रथा को बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारी परंपरा, यह हमारी परंपरा नहीं है, यह स्त्री विरोधी परंपरा है। इसी तरह से विधवा का विवाह नहीं होना, यह स्त्री विरोधी परंपरा है। इसी तरह से जात पात में यकीन करना, छुआछूत रखना, ये सब जो है मनुष्य विरोधी धारणाएं हैं। तो अगर हम अपनी इन परंपराओं के प्रति हम समझते हैं कि ये हमारी परंपरा है इसलिए हमें इसका समर्थन करना चाहिए, तो प्रेमचंद इसके समर्थक नहीं थे, प्रेमचंद इसका विरोध करते थे। और इस तरह की कमजोरियां जो है, इस तरह की बुराइयां जो है वो दूसरे धर्मों में भी होती है। दूसरे धर्म भी जो है ऐसी बहुत सारी चीज़ों में विश्वास करते हैं जो एक मायने में मनुष्य के बीच की समानता और उनको मनुष्य को दूसरे मनुष्यों से कमतर करके देखने की जो इच्छा है, उसे वो इस रूप में उचित नहीं मानते। समानता अगर नहीं है, धर्म जो है हमें समानता नहीं सिखाता, धर्म हमें सहिष्णुता नहीं सिखाता, धर्म हमें अहिंसा नहीं सिखाता, तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए या समाज के लिए
वो श्रेयस्कर नहीं कहा जा सकता। उनका ये कथन है, सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप में निकलते शायद लज्जा आती है। आप देखेंगे कि जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो लोग ये बात करते हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, हम जो है हमारे जैसा, हम तो विश्व गुरु होने लायक है, हमारे जैसा कोई नहीं है, ये जो भावनाएं हैं उनका कहना है कि ये अपनी संस्कृति को दूसरों की संस्कृति से श्रेष्ठ समझना, यह जो भावना है ये सांप्रदायिकता का आधार बनती है। हमने आपके इसी पाठ्यक्रम में हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध आपने पढ़ा है, कुटज, वो इस तरह की संस्कृति में हमेशा मनुष्यत्व को प्रश्रय देते हैं। रामविलास शर्मा का जो निबंध आपने संस्कृति और जातीयता पढ़ा है, उसमें भी वो मनुष्यत्व को प्रश्रय देते हैं। गांधी भी मनुष्यत्व के समर्थक थे, और यही बात हम प्रेमचंद के यहाँ भी देखते हैं। तो प्रेमचंद जो है वो सांप्रदायिकता के विरोध में थे। उनकी संस्कृति का मतलब जो था वो वास्तव में मनुष्य संस्कृति थी, लेकिन उन्होंने ये जो हिंदुओं अपनी एक अलग संस्कृति मानते हैं, मुसलमान अपनी एक अलग संस्कृति मानते हैं, इस धारणा के वो समर्थक नहीं थे। उन्होंने कहा कि संस्कृति, धर्म जो है संस्कृति का आधार नहीं हो सकता। धर्म जो है वो अलग चीज़ है, संस्कृति अलग चीज़ है। संस्कृति जो है वो एक भाषाई समाज की होती है, एक जगह की हो सकती है। जैसे हिंदुस्तान की एक संस्कृति हो सकती है, वो बंगला की एक संस्कृति हो सकती है, वो हिंदी की एक संस्कृति हो सकती है, लेकिन वो हिंदुओं की संस्कृति नहीं हो सकती, वो मुसलमानों की संस्कृति नहीं हो सकती, वो किसी जाति के आधार पर संस्कृति नहीं हो सकती। संस्कृति जो है वो जोड़ने वाली चीज़ है, संस्कृति तोड़ने वाली चीज़ नहीं है। संस्कृति जो है श्रेणीबद्धता नहीं लाती, बल्कि समानता की भावना लाती है। वो ये व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि अब संसार में केवल एक संस्कृति है और वो है आर्थिक संस्कृति। ये पूंजीवाद पर उनका एक तरह से व्यंग्य है। मगर हम आज भी हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को का रोना रोए रहते हैं, हालांकि संस्कृति का धर्म से कोई संबंध नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद जो है वो संस्कृति की उनकी जो संकल्पना है वो उदार संकल्पना है। वो संस्कृति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर नहीं, बल्कि पूरे समाज जिसमें सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनसे जोड़ कर देखते हैं। और संस्कृति को जब संप्रदाय से जोड़ दिया जाता है, जब धर्म से जोड़ दिया जाता है, तो वो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इसके बाद में ये जो निबंध का जो आत्मजीवनी का अंश रखा गया है, उसमें कुछ और पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। जैसे मैंने बताया था कि प्रेमचंद हंस नाम की एक साहित्यिक पत्रिका निकालते थे, जो अब भी निकलती है, और एक जागरण नाम का अखबार भी निकालते थे। लेकिन उसके कारण उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो कोई नौकरी तो करते थे नहीं थे और एक सामान्य मध्य वर्ग के व्यक्ति थे। लेकिन ये पत्रिकाएं जो निकालते, पत्र पत्रिकाएं निकालते थे, उस पत्र पत्रिकाओं के लिए उन्हें जो है आर्थिक संकट में से लगातार गुजरना पड़ता था। वे अपने मित्रों को, जिनमें दया नारायण, निगम, बनारसी दास चतुर्वेदी, जैनेन्द्र आदि को चिट्ठियों में अपने इन पत्र पत्रिकाओं के सामने आने वाले संकट की चर्चा करते थे और उन लोगों से अनुरोध करते थे कि वो जाकर लोगों से विज्ञापन ले, उन व्यापारियों से, उन कारखानेदारों से विज्ञापन ले, जिनके विज्ञापन से कुछ पत्र पत्रिका को पैसा मिलेगा और उनके लिए नुकसान को कम करना संभव होगा। तो लगातार वो इस तरह से लिखा करते थे। दूसरी चीज़ है कि जब उन्होंने देखा कि कर्ज लगातार इन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और इनको निकालना मुश्किल होता जा रहा है, तो वो उसको दूसरी संस्थाओं को बेचने की भी कोशिश करते थे कि कोई जागरण खरीद ले, कोई अंश खरीद ले, कोई किसी के साथ इस तरह का एग्रीमेंट हो जाए जिससे कि उनको इसकी आर्थिक जो कष्ट उठाना पड़ता है उससे उनको मुक्ति मिले। प्रेमचंद अपने लेखन पर निर्भर रहने वाले लेखक थे।
उनकी आय का जो स्रोत था वो सिर्फ लेखन था। और आप जानते हैं कि लेखन से इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे कि जीवन यापन आराम से गुजर सके। इसलिए जो अखबार निकालते थे और जो पत्रिका निकालते थे, उस अखबार और पत्रिका के लिए उन्हें लगातार धन की ज़रूरत पड़ती थी और इस धन के लिए वो बराबर प्रयत्न करते थे। और जब उन्होंने देखा कि अब निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, तब वो उसे बेचने के लिए भी बहुत तरह के लोगों से चर्चा करते थे, उनसे बात करते। कई बार लगभग ये तय हो जाता था कि हाँ वो खरीद लेंगे और उसके बदले में जो है इतना पैसा देंगे जिससे कि उनका कर्ज चुक जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। इस अंश को पढ़ने तक उनकी ये दोनों जो पत्र पत्रिका थी वो उन्हीं के हाथ में रही, वो उसे निकालते रहे। और इन सब के बावजूद, इतने कष्टों के बावजूद भी उनका तेवर जो है लिखने का, जो उनका स्वर है, उसमें किसी तरह का उन्होंने समझौता नहीं किया। वो लगातार उस पर अपनी बात कहते रहे और जो आवाज़ वो उठाते थे उस आवाज़ को वो उठाते रहे। आप जानते हैं कि प्रेमचंद को अपने पहले कहानी संग्रह के कारण उनका पहला कहानी संग्रह जब्त कर लिया गया था अंग्रेज़ सरकार के द्वारा, क्योंकि उसमें देशभक्ति की भावना थी। तो प्रेमचंद तो इस तरह के लेखक थे कि सारे कष्ट उठाकर भी वो उसका मुकाबला करते थे। प्रेमचंद का जो उपन्यास है महत्वपूर्ण, सेवा सदन, उस पर प्रेमचंद के समय में ही फिल्म बनी थी। नानू भाई वकील करके एक फिल्मकार थे, उन्होंने सेवा सदन पर उर्दू नाम से जब ये प्रकाशित हुआ था तब सेवा सदन का नाम था बाजारे हुस्न। तो बाजारे हुस्न नाम से नानू भाई वकील ने फिल्म भी बनाई थी और प्रेमचंद को उस जमाने में इस फिल्म की कहानी के लिए 750 रुपये मिले थे, जो एक अच्छी खासी बड़ी रकम थी। आप देखिए कि 1934 के अंदर 750 रुपये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी रकम थी जो उनको मिली थी। और उसके बाद में इसी सेवा सदन पर तमिल में भी फिल्म बनी थी, लेकिन तमिल की फिल्म उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। और तमिल में जो फिल्म बनी वो हिंदी की फिल्म से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। उसमें अपने समय की बहुत बड़ी कलाकार MS सुब्बालक्ष्मी ने सेवा सुमन की भूमिका निभाई थी। सुमन जो इस सेवा सदन की नायिका है। और सुब्रमण्यम ने इस फिल्म का निर्देशन किया था, जो तमिल के बहुत बड़े फिल्मकार थे। तो प्रेमचंद जो है वो उनके लेखन पर फिल्में भी बनी हैं। खुद प्रेमचंद ने जो है फिल्मों में जाकर फिल्म की पटकथा वगैरह लिखी थी। मजदूर नाम की फिल्म की पटकथा उन्होंने ही लिखी थी। एक और चीज़ जिसकी चर्चा इसमें है वो लेखक संघ बनाने की। प्रेमचंद ने ये प्रयत्न किया था कि लेखकों का एक संगठन बने, लेकिन वो लेखकों का संगठन केवल ट्रेड यूनियन यानी मजदूर संघ की तरह न बने। हालांकि वो लेखक को मजदूर की तरह ही मानते थे कि लेखक भी एक तरह का मजदूर है, लेकिन वो उनका मानना था कि लेखक जो है केवल अपनी कमाई, अपनी उसी की चर्चा कर कर संगठन बनाने का कोई मतलब नहीं है। वो भी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा व्यापक उद्देश्यों से प्रेमचंद चाहते थे कि ये लेखक संगठन जो है वो बने। वो तो नहीं बन पाया, लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई और उस प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने ही की थी। और उसमें जो व्याख्यान उन्होंने दिया था वो एक ऐतिहासिक व्याख्यान है। और वो उस प्रेमचंद का इस प्रगतिशील लेखक संघ के का उद्घाटन और उसकी अध्यक्षता करने के लिए प्रेमचंद का जो चयन है वो ये बताता है कि प्रेमचंद अपने समय के कितने बड़े और महत्वपूर्ण लेखक थे जिनको कि इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए चुना गया। तो प्रेमचंद जो है उनकी इस जीवनी के माध्यम से न केवल हम प्रेमचंद के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, उनके प्रसंग, उनके जीवन के अच्छे बुरे जो भी प्रसंग है, घटनाएं, वो तो सामने आती ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेमचंद का अपने समय और समाज के साथ जो संबंध था
वो भी हमारे सामने आता है। वो अपने समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में किस तरह से सोचते हैं, उनकी विचारधारा किस तरह की है, वो किस तरह से उनके विचारों में परिवर्तन होते हैं और बदलाव होते हैं, और वो निरंतर एक ज़्यादा प्रगतिशील, ज़्यादा कहना चाहिए कि प्रतिबद्ध विचारों के लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं, वो हम इस आत्मकथा को पढ़कर जान सकते हैं। निश्चय ही वो आत्मकथा प्रेमचंद की, या जो आत्मकथा नहीं, प्रेमचंद की जो जीवनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। इससे हम न केवल प्रेमचंद को बल्कि प्रेमचंद के समय को भी समझने में हमें बहुत मदद मिलती है।